नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जनाशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आ रहे थे तो तय था कि कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में भी उनके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी को तो आना ही था। आज राहुल एमपी के काला पीपल में थे। उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपने भाषण को दो हिस्से में बांटा। पहला हिस्सा शिवराज सरकार पर हमले का था, उसमें सब कुछ आया, व्यापम भी आया, तमाम दूसरी भर्तियां भी आई। उन्होंने कहा कि एमपी भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। अपने पसंदीदा विषय अडानी और मीडिया दोनों को उन्होंने आड़े हाथों लिया। ये और बात है कि मीडिया को इतना कोसने से राहुल को बचना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं अगर तो कम से कम छेपक लगाकर बोलें, क्योंकि राहुल जो कह रहे थे कि मीडिया हमें दिखाएगा तो नहीं, कैमरे बंद कर देगा, उसी मीडिया ने राहुल के भाषण को लाइव दिखाया है। बहरहाल ये आज का उतना बड़ा मसला नहीं है। आज का बड़ा मसला है कि एमपी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर इलेक्शन ड्राइव करेगी, ये आज क्लियर कर गए राहुल गांधी। देश के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी पर ही उनकी पार्टी का फोकस रहेगा। महिला आरक्षण से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में उन्होंने इसी वर्ग की हिमायत की। जो मुहिम चलाई है वो कितना असर दिखाएगी, इस पर अभी तो कुछ कह पाना, माफ कीजिए, संभव नहीं है। लेकिन जो उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार आई तो जातिगत आधारित जनगणना कराएगी, ये मसला इस वर्ग को अपील कर सकता है। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या ओबीसी कार्ड कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। जिस सूबे में खड़े होकर राहुल गांधी बोल रहे थे कि ओबीसी वर्ग सरकार के साथ नहीं है, उस वर्ग के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उसी सूबे में बीते 20 सालों से इसी वर्ग का मुख्यमंत्री है। ऐसे में ये फैक्ट इसी वर्ग पर कितना अपील करेगा, ये बड़ा सवाल है। राहुल हिंदुस्तान का एक्सरे करने की बात कह रहे हैं, तो एक्सरे का कोई क्रैक जो है वो नजर तो नहीं आएगा एक्सरे में। और यह भी कि कमलनाथ को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के बाद अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी तो नहीं होगी। ये प्रोजेक्शन उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं किया, लेकिन संकेत इसी तरह के उन्होंने दिए। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जैसे बीजेपी ने अपनी जनाशीर्वाद यात्रा का समापन मोदी से कराया, वैसे ही कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे, ये तो तय था। तो आज जब चुनावी रैली को संबोधित करने राहुल गांधी शाजापुर जिले के काला पीपल आए, तो मोदी की तरह उनका भाषण भी दो हिस्सों में ही बटा हुआ था। पहला हिस्सा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, जिसमें व्यापम, पटवारी भर्ती से लेकर किसान कर्ज माफी तक और एमपी भ्रष्टाचार का केंद्र तक सब कुछ था उनके भाषण में। फिर वे अपने पसंदीदा विषय यानी अडानी पर आए, मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। राहुल बहुत सतर्कता के साथ मीडिया के बिकाऊ होने की बात कहते हैं। वे पत्रकारों को इसका हिस्सा नहीं बताते, उन्हें तो असहाय सा निरूपित करते हैं, निशाने पर उनके मालिकों को ही रखते हैं। लेकिन ये कह जाते हैं कि टीवी में दिखते सिर्फ मोदी और शिवराज ही हैं। बहरहाल भाषण का ये हिस्सा थोड़ा सा था, बाकी का अधिकतम हिस्सा उन विषयों पर था जिससे देश की बहुसंख्यक आबादी को एड्रेस किया जा सके। वो था ओबीसी वर्ग को साधना। महिला आरक्षण से बात शुरू हुई और अन्य पिछड़े वर्ग पर केंद्रित हो गई। राहुल ने बीजेपी को इस वर्ग का विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो जातिगत आधार पर जनगणना होगी और जितने के भी वो हकदार हैं उतना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। हिंदुस्तान का एमआरआई, हिंदुस्तान का एक्सरे करा के देंगे। राहुल के भाषण और दौरे पर जाहिर है कि वोटर से ज्यादा नजर बीजेपी की ही थी। पहले तो उनका मीडिया सेल ये तलाशता रहा कि क्या ऐसा निकालें जिसके मीम्स बनाकर वायरल किए जा सके। कुछ तलाश भी लिए बीजेपी की आईटी सेल ने, मगर चूंकि राहुल के ओबीसी वाले मसले के दो पार्ट थे, एक तो आम व्यक्ति और दूसरा उन्होंने 90 अधिकारियों के बहाने ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल कर लिया था, लिहाजा इसका काउंटर सावधानी से जरूरी था। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग को जवाब के लिए सामने किया, जिन्होंने इस विषय पर गोलमोल तर्क दिए और अपने काउंटर में ज्यादा फोकस
राहुल को झूठी घोषणा करने वाला साबित करने में ही रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का जो काम शुरू किया था, वो कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों को नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 हमारे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी, ये तीनों पिछड़े वर्ग के हैं। इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। दरअसल देश में सबसे ज्यादा तादाद ओबीसी वोटर की है। राहुल जानते हैं कि इस वर्ग को यदि साध लिया तो सारा मसला हल। देश के बजाय पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। एमपी में तकरीबन 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है। पिछले बार इसी वर्ग के सर्वाधिक प्रभाव वाली 61 सीटों में से 40 बीजेपी के पास थी और मात्र 19 कांग्रेस के पास। कांग्रेस इसी आंकड़े को पलटना चाहती है। राहुल गांधी के आज के भाषण के बाद ये तो तय हो गया कि कांग्रेस के एजेंडे में ओबीसी एक बड़ा फैक्टर होगा। ये वर्ग कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगा और कितना बीजेपी को, ये तो तब तय होगा जब नतीजे आ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है मृणाल पंत, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मृणाल जी का। दूसरी मेहमान है नेहा बग्गा, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। नेहा जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम मृणाल जी से करना चाह रहे थे, लेकिन शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो नेहा जी की तरफ रुख कर देते हैं। नेहा जी, राहुल गांधी के आज के भाषण में बहुत स्पष्ट एक संकेत ये मिल गया कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस ड्राइव करेगी ओबीसी के मसले पर। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए प्रवीण जी, आज जब राहुल गांधी जी लगभग 5 साल के बाद लौटकर मध्य प्रदेश आए, तो सबसे पहले तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी किसानों से, क्योंकि 10 तक की गिनती गिन के गए थे और कहा था कि स्वयं ही मुख्यमंत्री को हटा देंगे। हालांकि बाद में जनता ने मिलकर इनके मुख्यमंत्री को जरूर हटा दिया, क्योंकि 2 लाख रुपए की कर्ज माफी वाला एक भी किसान इस मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करता। बेरोजगारी भत्ते का कहा था कि 4000 रुपए देंगे, एक भी युवा कांग्रेस सामने नहीं रख पाई जिसको 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया हो। और फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि 973 वादे झूठे कमलनाथ जी ने वचन पत्र के माध्यम से किए थे। और शायद राहुल गांधी इस बात से बहुत नाराज भी थे, जो सुनने में आया है। राहुल गांधी की गारंटी बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनका चाइना से प्रेम है, चाइनीज गारंटी। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार दिखाई देता है, और एक राज्य में नहीं, अनेकों राज्यों में दिखाई देता है। पर मुझे शर्म आ रही है कि राहुल गांधी महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, एक महिला जब उनका सम्मान करने आई और शिव जी की एक तस्वीर के साथ आई थी, तो जिस तरीके से उसका तिरस्कार किया, धिक्कार करके उसको वहां से भेजा गया, ये शर्मनाक था। दूसरा शर्मनाक इसलिए भी था प्रवीण जी कि महिलाओं की जो बात कांग्रेस पार्टी श्रेय लेने में लगी थी पार्लियामेंट के अंदर, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनका नाम तक राहुल गांधी ने लेना जो है उन्हें ठीक नहीं लगा। तो 50% की आबादी को किस प्रकार से द्वयम दर्जे का कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समझते हैं, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है। रही बात ओबीसी वर्ग की, तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के, अगर आप दिग्विजय सिंह जी के शासन के बाद के 3 मुख्यमंत्री देखेंगे, तो तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। आज प्रधानमंत्री देश के जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी की तो घृणा ही ओबीसी से है, ओबीसी से। मृणाल जी को इन कर लेते हैं। मृणाल जी, ये जो आप कुछ तकनीकी वजह से आप जुड़ नहीं पाए थे, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब ये तय हो गया ना क्रिस्टल क्लियर आज उनके भाषण के बाद कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों का जो इलेक्शन ड्राइव होगा वो ओबीसी के आसपास ही होगा कांग्रेस के संदर्भ में। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की तमाम असफलताओं, 50% सरकार की कमीशन खोरी, महिलाओं पर अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार, आम लोगों को कानून व्यवस्था से बिल्कुल एक तरफ हटा के गुंडों का शासन जिस तरह से मध्य प्रदेश हो गया है, इन सब के साथ साथ ओबीसी के आरक्षण और ओबीसी की सत्ता में निर्णय में भागीदारी एक मुद्दा है। इस मुद्दे को भी बराबरी से साथ लिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के और पाप का घड़ा जो भर गया है, वो तो निरंतर चर्चा और विमर्श का विषय है ही है, वो मुख्य रहेगा। लेकिन जो एक बड़ा मसला साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है,
जब राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इस चर्चा में जोड़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने ओबीसी की बात जोड़ी और सही बात जोड़ी। न केवल केंद्र सरकार में ओबीसी की हिस्सेदारी कम है, वरन नीचे के स्तर पे मध्य प्रदेश में भी ओबीसी की हिस्सेदारी कम। प्रथम वर्ग की जो वर्ग 1 की नौकरियां होती हैं, उसमें जितना आरक्षण ओबीसी को मिलना मध्य प्रदेश में चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। वर्ग 2 की नौकरियों में जितना ओबीसी के लिए 27% पद रिक्त है, उसके विपरीत 17% से कम ओबीसी की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में बाकी जगह है। तो ये तो मूल मुद्दे हैं भागीदारी के, निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के, न प्रशासन पे, पैसे के, बजट पे, कंट्रोल पे, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी असफल है और इसलिए ये सारे मुद्दे भी चर्चा का विमर्श बनेंगे, विमर्श का विषय बने हैं, ये बता रहे हैं। पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी की इस रैली को? और दूसरी बात जो हमने भी कही है कि भाई 50% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सुधारिएगा आप, कि इतनी आबादी है एमपी में ओबीसी की। अपील करेगा ये भाषण राहुल जी का उनको? निश्चित रूप से प्रवीण जी, काला पीपल में आज जो राहुल गांधी का दौरा हुआ, मुझे लगता है कि इस दौरे के पीछे जो वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की एक रणनीति का हिस्सा है। कुणाल चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है, आसपास उन्होंने लगभग, जब से ये सरकार से गए हैं, और मैं इस पर लगातार वर्किंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी लगातार उस क्षेत्र में उस वर्ग के लिए खाट पंचायतें कर रहे थे। खाट पंचायतें करने से सरकार और संगठन में इस बात को लेके भी बार बार जद्दोजहद हो रही थी कि हमारे संगठन से या सरकार की तरफ से ऐसा कौन से पिछड़े वर्ग का नेता होगा या नेता को हम खड़ा करें कि जो इनकी खाट पंचायत का कोई मुकाबला कर सके। तो जो जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने मिलकर जो वहाँ रणनीति बनाई थी, और जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो विशेष मुद्दा उठाया, 50% है जो आप जो बता रहे हैं आबादी का, ये को पिन पॉइंट पे उन्होंने वार किया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सब चीज़ें बताई गई हैं, पूरे से ब्रीफिंग की गई है और उन्होंने उन्हीं मुद्दे पे बात की। तो ये बहुत बड़ी रणनीति है जीतू पटवारी कुणाल चौधरी की कि वो उस क्षेत्र में जहाँ पे वो लगातार सक्रिय थे। इस विषय में एक और दो बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब ये चर्चा आई कि जीतू पटवारी के लिए किस नेता को खड़ा किया जाएगा जो उनके मुद्दों पे जवाब दे सके, खाट पंचायतों का मुकाबला कर सके, तो मंत्री मोहन यादव को ढूंढा गया। फिर एक दूसरे मंत्री थे पिछड़े जो आते हैं भूपेंद्र सिंह, उनको ढूंढा गया। तो जब चर्चा हुई तो ये आया कि भूपेंद्र सिंह जो है वो तो दिन में 3 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, वो तो पिछड़ा जैसे लगते ही नहीं है। तो मुझे लगता है आज भी पिछड़े के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व का अभाव है। पिछड़े वर्ग का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम लगता नहीं कि कोई नाम बता पाएगा। जी। और जहां तक मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अब वो पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सभी समाजों का नेतृत्व जवाब ले। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही पवन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। नेहा जी के पास जाते हैं। नेहा जी, पद दे देना, मतलब ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 20 साल से जो है उमा जी, बाबूलाल गौर साहब और शिवराज जी ओबीसी के वर्ग से आते हैं और मुख्यमंत्री हैं। क्या इससे आपको लगता है 49.49 समथिंग आबादी, मैं जान पा रहा हूं, मैं तीनों पैनलिस्ट से कहूंगा कि अगर मैं गलत हूं सुधारिएगा, तो तकरीबन 50 बोल देते हैं, तो तकरीबन 50% ओबीसी आबादी जो है वो गदगद हो गई कि भाई 3 सीएम हमारे हैं, 3 हमारी जाति गई। प्रवीण जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई तो ओबीसी आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। 60 साल से अधिक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है केंद्र के अंदर, पर आयोग गठित नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर देश की आजादी के बाद केंद्र में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री दिए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज देश भर के अंदर जो कुल विधायक हैं उनमें से 27% जो विधायक हैं वो ओबीसी वर्ग से अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिन 3 मुख्यमंत्रियों का आप जिक्र कर रहे थे, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हो या उमा भारती जी हो, आप अंतर देखिए क्या आया है। यहाँ पर जो बीमारू राज्य था जिसको बंटाधार का शासन छोड़ के गए थे दिग्विजय सिंह जी, आज यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए थी, जो उनकी समस्याएं थी, उसको समाप्त किया है। आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में बनकर तैयार है रानी कमलापति के तौर पर। और उसी प्रकार से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। लड़कियों के अनुपात में जो भ्रूण हत्या हुआ करती थी वो 912 से 970
170 पहुंच गई है, और वो लाडलियां पैदा होते ही लक्ष्मी हो गई हैं। तो चौतरफा जिसको विकास कहते हैं। चौतरफा और अगर विकास। आरक्षण की भी बात करें तो नौकरियों में आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, केंद्र की सरकार ने किया है। ठीक है, मृणाल और जी को उसी इनका लेते हैं। प्रकार से मध्य प्रदेश में जो ठगी करने का काम पूरा कमलनाथ जी डिटेल ले लिया, सरकार ने पूरा किया, डिटेल ले लिया, पूरा डिटेल ले लिया। नेहा जी, सही लाडली मृणाल जी को इनका लेते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। मृणाल जी बस आपका टर्न आ ही गया, वो शोर हो जाएगा नहीं तो। मृणाल जी बस बस शांत रहिए, शांत रहिए, शांत नेहा जी, रहिए। मृणाल जी आपका टर्न आ ही गया। मैं एक सवाल ऐड ऑन कर लेता हूं आपके टर्न में, एक और चीज आप जरूर उनकी बात का जवाब दीजिएगा। जो बात कही राहुल गांधी ने, वो शुरुआत वो कही कि भाई एक तरफ गांधी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा उसको लेकर एक संत हैं रामभद्राचार्य जी, बड़े संत हैं, वो कह रहे हैं कि एमपी में कमलनाथ और शिवराज के बीच चुनाव नहीं है, वो कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म के बीच है चुनाव। कैसे परिभाषित करेंगे? दो अलग अलग राय, एक नेता की, एक संत की। देखिए, संत ने अगर धर्म को इस तरह सोचा हो कि अगर अत्याचारी किसी गरीब आदिवासी के सर पर मूत रहा है तो निश्चित तौर पे धर्म जो है गरीबों के साथ है, आदिवासियों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी नेता के खिलाफ। अगर सागर में जैसे घटना हुई, एक दलित परिवार की बहन को के छेड़छाड़ के विरुद्ध में भाई बचाने गया तो उसकी सरेआम हत्या कर दी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता था, इसलिए हत्या का केस दर्ज नहीं किया गया। धर्म अगर अत्याचारियों के खिलाफ लड़ना है तो संत ने ठीक कहा है, मध्य प्रदेश की जनता धर्म के साथ रहेगी, कांग्रेस के साथ रहेगी। ये स्थिति कमोबेश पूरे भारत में है। धर्म नगरी उज्जैन में अगर इस शासन में 12 साल की एक बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है, वो 6 घंटों पर मारी मारी फिरती है और इस सरकार की मुख्यमंत्री को सभाएं कराने में, चुनाव प्रचार करने में दिलचस्पी है, उसकी खबर लेने में दिलचस्पी नहीं है, तो धर्म उन गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और कांग्रेस के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। अब नेहा जी ने जो बात कही उसका जवाब दे, वो झूठ बोल रही। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मंडल आयोग के गठन के बाद तत्कालीन सरकार के समय में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी तब राजनीति में कहां थे पता नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री थी। दूसरा, पिछड़ा वर्ग की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश की सरकार ने कितना अन्याय किया। 27% का आरक्षण उनको दिया तो कमलनाथ जी ने किया। तीसरी बात, पिछड़ा वर्ग है कौन? पिछड़ा वर्ग मूलतः किसान है और किसान की रोजगार छीनना, उसकी आमदनी छीनना, उसको फसल का मूल्य नहीं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार की बात कर रही थी। अभी जब 10 दिन के लिए बारिश नहीं हुई थी तो किसान खंभों की ओर टकटकी लगा के देखता था, आप उसे बिजली नहीं दे पा रहे थे, वो खेतों में अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहा था। ये 18 साल के शासन के बाद मध्य प्रदेश की हकीकत है। फसलें डूब गई हैं, लेकिन किसान को बचाने की ठीक है, अभी वक्त है मृणाल जी, आऊंगा आपका। एक बार तीसरे मेहमान को रिकॉर्ड कर फसल काटने के लिए निकल गए थे। पिछड़ा वर्ग का हितैषी मत बनिए। एक बार पवन जी को इन कर लेते। पवन जी, एक जो बात किसान पिछड़ा वर्ग की है, किसान पिछड़ा वर्ग, मैं समझ गया सर, वक्त से आ जाऊंगा फिर से एक बार आपके पास जरूर। पवन जी, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि राहुल गांधी इन दिनों हर भाषण में मीडिया पर जरूर बोलते हैं कि भाई उन्हें दिखाया नहीं जाएगा, उन्हें मतलब मीडिया को लेके उनके मन में बहुत अच्छे भाव नहीं है। एक किसी ग्रुप की बात अलग है, वो तमाम मीडिया कह लेते हैं। आपको लगता है छेपक लगा देना चाहिए राहुल गांधी को कि भाई कुछ लोग, सारे लोगों को वो एक उसमें करके, तो उससे लगता है कि एक नाराजगी जो है वो खुद स्वतः मोल ले रहे हैं मीडिया की? मुझे लगता है प्रवीण जी, राहुल गांधी को कुछ इस विषय में जो आप बोले ना, छेपक लगाना चाहिए, निश्चित रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग आज भी कांग्रेस के सपोर्ट में है। वो बात अलग है कि वो किन परिस्थितियों से पीछे हट जाते हैं या कोई परिस्थितियां तात्कालिक निर्मित होती हैं या अपने जो मीडिया हाउस के इशारों पर जो काम करना पड़ते हैं, वो उनकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं। लेकिन आज भी बड़ा वर्ग मीडिया का कांग्रेस के साथ है, विपक्ष के साथ है। अब एक मुद्दे की बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा खड़ा किया मध्य प्रदेश में जिसको आज वो कह सके कि हमने जो है मीडिया ने और ये तो तस्तरी में जो दे देते हैं, मीडिया दे देता है, उसे बड़ा कर देते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रेडीमेड देता है मीडिया मुद्दा। कर्नाटक में उनका एक फार्मूला था 40% का जी, तो कर्नाटक का जो 40% का था उसको वो 50% करके मध्य प्रदेश में ले आए। इससे वो चाहते हैं कि हम वहां पे जो हमने बोला वो यहाँ पे मीडिया उनको चलाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ईमानदारी वाला पक्ष होगा। लेकिन मीडिया का मैं फिर भी बोलूंगा, आज तो सोशल मीडिया का योग है, हर जो पत्रकार अपने हाथ में एक आईडी लेके घूम रहा है, कहीं ना कहीं कही गई बात फोरम पे कहीं ना कहीं आ जाती है। छोटे छोटे यूट्यूबर से भी बात करते हैं तो वो बड़े फोरम पे खड़ी हो जाती है। जब ये मुद्दे की बात कांग्रेस के लोग करेंगे नहीं
तो मीडिया कैसे उसको लपकेगा, कैसे उसको दिखाएगा? ये आरोप बिल्कुल बेमानी है। चिंतन करना चाहिए राहुल गांधी को कि सब लोगों को श्रेणी में शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार नेहा जी को इन करते हैं। दो प्रमुख मसलों, एक जो प्रदेश का है, एक जो राहुल गांधी बोल गए। प्रदेश का एक मसला यह है नेहा जी, सर्वाधिक ओबीसी आबादी वाला जो जिला है वो है बालाघाट। बहुत अच्छा आपको प्रतिशत वहां नहीं मिला था। ये ठीक है कि ओबीसी वर्ग के एमएलए आपके ज्यादा थे, लेकिन बालाघाट में नहीं मिला था। माने वही आबादी जो वहां रह रही, जिसको आप क्लेम कर रही हो कि वो बिल्कुल आपके साथ है, तो वो उसे तो भरपूर वोट करना चाहिए था बालाघाट में आपके लिए। एक इस पर चाहूंगा आपकी टिप्पणी। और दूसरी, जो राहुल गांधी बोल गए कि भाई यहाँ जो भी देश में कानून बन रहे हैं वो वही अफसर और आरएसएस के लोग बना रहे हैं जो जिन ओबीसी के खिलाफ हैं। प्रवीण जी, आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगी, पर मुझे लगता है कि जब करने का काम करते हैं और उस पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा राजनीति करती है, वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि जब कांग्रेस के प्रवक्ता पेशाब कांड की बात करते हैं तो राजस्थान के अपने विधायक गोपाल मीणा को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने जूते चटवाने का काम करवाया है और साथ में जबरदस्ती पेशाब पिलाने का काम कराया एक दलित व्यक्ति के साथ में। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि एक महिला शिव जी की तस्वीर के साथ आई थी और वो राहुल गांधी जी को भेंट करना चाहती थी। उसे अपमानित करके क्यों भेज दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कमलनाथ जी को बाहर का रास्ता दिखाया जब एक दलित महिला को आइटम कहकर संबोधित किया? क्या दिग्विजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जब उन्होंने टंचमाल कहकर संबोधित किया? प्रवीण जी, ये जातियों में बांटने का काम कांग्रेस की पुरानी रणनीति है। पर मैंने आपसे कहा कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य में धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आयोग बनाए, न केवल प्रतिनिधित्व दिया है, बल्कि तमाम सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे शुरुआत से, जब से डिबेट शुरू हुई है, कि 60 साल में आप क्यों नहीं ये सब कर पाए? और आपकी तो घृणा ही ओबीसी वर्ग से है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने बीमारों से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की यात्रा को जनता के बीच में ले जाने का काम किया है। ठीक है, एक बार मलाल जी को इनका लेते हैं। मलाल जी, जो आप नेहा जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे उसमें मैं एक सवाल और अपना भी जोड़ देता हूं, वो ये कि जो राहुल गांधी के शब्द थे वो ये थे कि भाई जितनी उनकी आबादी है उतना हक उन्हें मिलना चाहिए। तो मैं शुरू से कह रहा हूं भाई, मेरे पास एक 50% का फिगर है, तो 230 में से 115 सीटें हम ये मान के चलें कि ओबीसी को देगी कांग्रेस। यकीनन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को उनकी क्षमता के हिसाब से, पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से मौका देने का प्रयास करती है और इसी अनुरूप अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व और मौका देने का प्रयास किया जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि वंचित वर्गों के नवोदित नौजवानों को जितना अवसर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10-15 सालों में दिया है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। अब नेहा जी की बात का जवाब, वो लोगों के सम्मान असम्मान की बात कर रही, मत भूलिए आपके नेता वो हैं प्रांतीय प्रधानमंत्री जी, जो अपने गुरु लालकृष्ण विधायक हैं, जिन्होंने शराब मंच पे खड़े होकर उनके नमस्ते का जवाब नहीं देते, सार्वजनिक तौर पे उनका अपमान और तिरस्कार करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने क्या पेशाब पिलाने का काम किया? आपके नेताओं को, मुख्यमंत्री को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को कैमरे के सामने आते ही धक्का देके बता देते। 4 ऐसी घटनाएं हैं जब प्रधानमंत्री जी के धक्के से भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता सड़क पे गिरे हैं, नीचे गिरे हैं, लेकिन चूंकि कर्नाटक का आपका विधायक अगर कहे कि इस तरह के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक टिकट मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं से, ओबीसी के नेताओं से पूछकर नहीं दिया। नेता ने आपकी महिला विधायक के साथ में जिस प्रकार की अभद्रता की है, परसों क्या आप उसके लिए क्षमा मांगेंगे? आज राहुल गांधी ने जो मंच के ऊपर महिला का अपमान किया, क्या आप उसके लिए क्षमा मांगेंगे? फिर आपकी बारी आएगी और वो बोलेंगे तो फिर शोर जैसा हो जाएगा। हाँ, बोल मलाल जी, बात पूरी करिए। प्रदेश का अपमान, तानाशाही और अहंकार दिखाई दे रहा है। नेहा जी, कृपा करके लोगों के सम्मान की बात मत करिए। आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे। एक बहुत सीधा सा सवाल था मेरा कि गोपाल मीणा जो इनके विधायक हैं, जिन्होंने पेशाब पिलाया, उसको लेकर क्या बात कर रही है, छोटी बात कर रही है, यहाँ का जवाब दीजिए आप। ठीक है, तीसरे में मान करूंगा, माफ कीजिए, अंताक्षरी हो जाएगी नहीं तो मैं पवन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, पवन जी को इन करूंगा। पवन जी, जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी, वक्त चूंकि हाथ से फिसल रहा, जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी, तो क्या आपको लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक, जो एक शब्द बड़ा चलन में है,
ये लग जाएगा, लोगों को अपील कर जाएगा, पिछली बार की किसान कर्ज माफी की तरह हो जाएगा, या फिर ओबीसी दोनों ही पार्टी का टुकड़ों में खंडित कमिटेड वोटर है, मतलब दोनों के साथ जुड़ा हुआ, बल्कि बसपा और सपा के साथ भी है ओबीसी। ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, कहना चाहिए चिंतित भी है। कांग्रेस ने उसी की जो नस है, दुखती हुई नस पे जो हाथ रखा है, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और ये जो ओबीसी का जो मतदाता है ये बड़ा निर्णय करेगा, ये दोनों दल समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस ओबीसी वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस और व्यापक रूप से जाने वाली है। मैंने चर्चा की शुरुआत में भी बोला था कि जब कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी दोनों जब खाट पंचायतें कर रहे थे मालवा क्षेत्र में, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापक रूप से चिंतित थी, और बार बार उनके इन हाउस मीटिंग में चर्चा होती थी कि हमें ओबीसी वर्ग से किस नेता को माफ कीजिए, वक्त पूरी तरह से हाथ से फिसल गया, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार और भी हमने ये बात कही थी कि चुनाव जब शुरुआत होती है, सुगबुगाहट होती है चुनावों की, तो डेवलपमेंट पर बात होती है, मुद्दों पर बात होती है। धीरे 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 जैसे ही वक्त नजदीक आता है, इस तरह के मुद्दे जो है वो बड़े हो जाते हैं और इन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ भी जाते हैं। एमपी में क्या होगा ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप तब तक देखते रहिए BS TV।